दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मजबूरी का हर एक आदमी फायदा उठाना चाहता था। कोई उसे पाना चाहता था तो कोई उसका इस्तेमाल करना चाहता था। वहीं अपने हालातों से परेशान होकर वो लड़की एक दिन फैसला करती है कि वो पैसों के लिए अपने नाम की एक लॉटरी निकालेगी, जिसका इनाम वो लड़की खुद होगी। मतलब उस लॉटरी के अंदर जिस भी आदमी का नाम निकलेगा वो अगले 4 सालों तक उस लड़की का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत में हम फ्रांसिस्का नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने हस्बैंड एंथनी और बेटी सिडनी के साथ इटली के एक छोटे से शहर में रहती थी। फ्रांसिस्का अपने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसलिए शहर का हर एक आदमी उसके पीछे लट्टू रहता था। हर कोई उसे पाना चाहता था और उसकी पिंकी बजाना चाहता था। लेकिन फ्रांसिस्का किसी को भाव नहीं देती थी, क्योंकि उसका पति इतना अमीर था कि फ्रांसिस्का अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से निकाल सकती थी। इसलिए वो इन गटर छाप लोगों को भाव देकर अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करती। ऐसे ही एक रात जब वो अपनी बेटी सिडनी के साथ सो रही थी, तभी उसे एक कॉल आता है जहां एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसके हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जो सुनकर फ्रांसिस्का की हालत खराब हो जाती है और वो जल्दी से अपने दोस्त रॉबर्ट के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर डॉक्टर जब उसके पति की डेड बॉडी दिखाता है तो फ्रांसिस्का कहती है कि ये तो मेरा पति नहीं है, साले तुम लोग क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो। दरअसल हॉस्पिटल में उसके पति की बॉडी दूसरी बॉडी के साथ एक्सचेंज हो गई थी। इसके बाद जब उसे सही बॉडी दिखाई जाती है तो यह देखकर फ्रांसिस्का पूरी तरह टूट जाती है। वो सोचती है कि अब उसका और उसकी बेटी का क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे। वहीं फ्यूनरल वाले दिन भी रॉबर्ट के कई सारे दोस्त उसे श्रद्धांजलि देने की बजाय फ्रांसिस्का का फायदा उठाने आए हुए थे, ताकि किसी तरह से वो उसे आज रात को बजा सकें। आगे जब फ्रांसिस्का अपने बाप से मदद मांगने जाती है तो उसका बाप कहता है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहने आ जाओ, लेकिन फ्रांसिस्का मना कर देती है क्योंकि वो इस उम्र में अपने बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर जाने से पहले उसका बाप उससे कुछ पैसे मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति की सारी दौलत अब फ्रांसिस्का की हो चुकी है। उधर शहर में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि फ्रांसिस्का अब अकेली है और वो सब लोग जो हमेशा उसे पाने के सपने देखा करते थे एक एक करके उस पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन फ्रांसिस्का का दोस्त रॉबर्ट, जो एक वकील भी है, वो उसे बताता है कि तुम्हारा पति पैसों का सिर्फ दिखावा करता था, असल में तो उसके ऊपर करोड़ों का कर्जा है और अब यही करोड़ों का कर्जा तुम्हारे सर पर आ चुका है। मतलब कि इस कर्जे को तुम्हें चुकाना है, जिसके लिए तुम्हें अपने घर के साथ साथ अपनी सारी संपत्ति को बेचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे पति के नाम पर जो लाइफ इंश्योरेंस था वो भी 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है, इसलिए तुम्हें इंश्योरेंस का भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो बात सुनते ही फ्रांसिस्का की फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि अगर वो सब कुछ बेचकर कर्जा चुका देगी तो वो अपना और अपनी बेटी का खर्चा कैसे चलाएगी। आगे वो अपनी एक दोस्त की दुकान पर जाती है जहाँ की वो कभी सबसे प्रीमियम कस्टमर हुआ करती थी, लेकिन इस बार वो यहाँ पर अपने लिए काम मांगने आई थी। वहीं उसकी दोस्त उसे काम पर रख भी लेती है, लेकिन ये बात उसके दोस्तों को अच्छी नहीं लगती कि जिस दुकान पर वो कभी बिजली गिंडों की तरह पैसे उड़ाया करती थी, आज वो उस दुकान पर काम कर रही है। फिर ऐसे ही एक दिन उस दुकान का मालिक फ्रांसिस्का के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस वजह से फ्रांसिस्का उसे एक चमाट मारकर वहाँ से चली जाती है और काम छोड़ देती है। अब क्योंकि उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में वो अपनी यॉट को कम दामों में रॉबर्ट को बेच देती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने घर का सारा सामान बेचना शुरू कर देती है। जहाँ उसके हालात को देखकर हर किसी को उस पर तरस तो आ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वहीं फ्रांसिस्का को और पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह अपने कपड़ों और ज्वेलरी का एक ऑक्शन रखती है, जिसे खरीदने के लिए शहर के कई अमीर लोग आते हैं और सारी चीजों को खरीद लेते हैं। वहीं फ्रांसिस्का को नीलामी से जितने भी पैसे मिले थे वह उनसे अपने 1 साल का रेंट और अपनी बेटी के स्कूल की फीस चुका देती है, लेकिन उसे अभी भी और पैसों की जरूरत थी। फिर एक रात शहर का बहुत अमीर आदमी जिसका नाम बिल्लू भंगारी होता है, वो फ्रांसिस्का को अपने साथ डिनर पर ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेला हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे रोम में रहते हैं और वहाँ जूलियस नाम का एक बंदा मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड है और उसकी रोज मारता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा। लेकिन फ्रांसिस्का उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरी पिंकी बिकाऊ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं फ्रांसिस्का को समझ आने लगता है कि इतने से पैसों में वो अपना खर्चा नहीं चला सकती, इसलिए वो दोबारा से शादी करने का फैसला करती है और एक रात वह एक और अमीर आदमी के साथ डेट पर जाती है, जहाँ उसे लग रहा था कि अब वो अपनी रईसों वाली जिंदगी फिर से जी सकती है और साथ ही उसे मजदूरी का सुख भी बराबर मिलता रहेगा। लेकिन जब वो एक पानी के गिलास में उस आदमी के नकली दांत देखती है तो वह समझ जाती है कि ये बुढ़ा भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो वहाँ से निकल लेती है। जिसके बाद वो अपनी सही
सहेलियों के पास जाती है और उस बुढ़े आदमी का मजाक उड़ाने लगती है। कहती है कि उसका तो खड़ा भी नहीं होता था, पता नहीं वो मुझे संतुष्ट कैसे कर पाता। पर तभी उसकी नजर वहाँ पर टंगे हुए उसके कपड़ों पर जाती है जो उसी की दोस्त कार्ला ने खरीदे थे। फ्रांसिस्का सोचती है कि ये भेड़ की दीनी मेरी मदद भी तो कर सकती थी, लेकिन इसने नहीं की, जो देखकर फ्रांसिस्का को बहुत गुस्सा आता है और अब वो उससे बदला लेना चाहती थी। इसलिए रात को वो कार्ला के पति दुर्गेश को अपने घर पर बुलाती है और फिर पूरी रात उससे अपने खेत में मजदूरी करवाती है, जिस दौरान वो उससे अपने कपड़ों की डिमांड करते हुए कहती है कि मुझे मेरे सारे कपड़े वापस चाहिए, लेकिन दुर्गेश उसे साफ मना कर देता है। फ्रांसिस्का कहती है कि सुन भीसड़ी के, अगर तूने मेरे कपड़े वापस नहीं लौटाए तो मैं तेरी पत्नी को बता दूंगी कि तू उसके खेत के साथ साथ मेरे खेत में भी मजदूरी करता है। जो सुनकर दुर्गेश की फट जाती है और वो अगले ही दिन फ्रांसिस्का के सारे कपड़े उसे वापस कर देता है, जिसके बाद फ्रांसिस्का उन कपड़ों को एक बार फिर से बेच देती है। फ्रांसिस्का को यहाँ समझ आ चुका था कि वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती है, वो अपने हालात बदल सकती है और ढेर सारे पैसे भी कमा सकती है। जिसके बाद फ्रांसिस्का ऐसा ही करती है और धीरे धीरे करके अपने कर्जे चुकाने लगती है। वह अपनी बेटी की स्कूल की फीस भर देती है और साथ ही एक नई कार भी खरीद लेती है। फिर अगले दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कार्ला उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि वो कीमती कोट मेरे पति ने ही तुम्हें दिया था। फ्रांसिस्का कहती है कि हाँ, और मैंने उसे बेच भी दिया। जो सुनकर कार्ला को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में उसे बता देती है कि तेरे पति एंथनी का कमीला नाम की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ वो उसी छिनाल से मिलकर आ रहा था। अब ये सब जानने के बाद फ्रांसिस्का परेशान हो जाती है और अगले ही दिन वो कमीला से मिलने शहर से बाहर चली जाती है। यहाँ कमीला भी उसे सच बता देती है कि एंथनी रोज मेरी पिंकी मारने आता था, लेकिन मैंने उसे साफ बोल दिया था कि उसे तुम में या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा और उस हरामी ने तुम्हें चुना, क्योंकि एक आदमी प्यार तो अपनी पत्नी से ही करता है, हम जैसों के पास तो वो बस अपने शौक पूरे करने आता है। लेकिन यह सब सुनने के बाद फ्रांसिस्का को बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद वो रॉबर्ट के पास जाती है और कहती है कि सबको पता था कि मेरा पति कहीं और मुंह मार रहा है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया और जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो किसी ने मेरी मदद भी नहीं की। साली ये दुनिया बहुत मतलबी है, इसलिए मैंने भी फैसला किया है कि मैं अपने नाम की एक लॉटरी रखूंगी। मुझे पता है कि आधे से ज्यादा शहर के मर्द मेरे पीछे कुत्तों की तरह पागल हैं। ये सब बस मेरी पिंकी मारना चाहते हैं और मुझे और मेरी बेटी को अपनाना नहीं चाहते। रॉबर्ट उसे ये काम करने से मना करता है क्योंकि उसे डर था कि इससे फ्रांसिस्का बदनाम हो जाएगी, लेकिन फ्रांसिस्का को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पति के अफेयर के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। ऊपर से उसे अपनी बेटी की परवरिश के लिए पैसे चाहिए थे और वो पैसे कहाँ से आते इससे उसे कोई मतलब नहीं था। वो रॉबर्ट से कहती है कि तुम कुछ गिने चुने रईस लोगों तक ये बात पहुंचा दो ताकि हम इस खेल के दावेदारों को चुन पाएं। वहीं रॉबर्ट भी उसकी बात मान जाता है। फिर उसी रात फ्रांसिस्का एक पार्टी के लिए तैयार होने लगती है जिसमें रईसों में रईस लोग उसकी बोली लगाएंगे। आगे रॉबर्ट उसे उस पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर सभी मर्द उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो जाते हैं। उनमें से एक बिल्लू भंगारी भी होता है जिसके साथ उस रात फ्रांसिस्का ने मजदूरी करने से मना कर दिया था। वो फ्रांसिस्का से कहता है कि तुम्हें मेरा वो प्रपोजल तो याद ही होगा, अगर तुम चाहो तो हम ये डील अभी भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रांसिस्का उसे मना कर देती है। फिर पार्टी के बाद रॉबर्ट उसे बताता है कि हमारे पास टोटल 20 लोग हो चुके हैं जिनमें से एक औरत भी है। वहीं फ्रांसिस्का को पता था कि जो वह कर रही है वो गलत है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। वो रॉबर्ट से कहती है कि इस लॉटरी में शामिल होने वाले हर इंसान को $100 मिलियन की फीस देनी होगी और जो भी इस लॉटरी को जीतेगा फ्रांसिस्का उसके साथ 4 सालों तक रहेगी। अब रॉबर्ट भी उन लोगों में से एक बनना चाहता था, लेकिन फिर वह खुद को रोक लेता है क्योंकि वो फ्रांसिस्का का वकील था। उधर फ्रांसिस्का की माँ भी इससे खुश नहीं थी और वह उसे समझाती है कि हम तुम दोनों को अपने साथ रख लेंगे, लेकिन फ्रांसिस्का उन्हें साफ मना कर देती है। कहती है कि अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। फिर एक दिन फ्रांसिस्का इटली के एक गाँव में उस आदमी से मिलने जाती है जो इस लॉटरी में हिस्सा लेना चाहता था, जहाँ वो आदमी भी फ्रांसिस्का को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फ्रांसिस्का ये सब पैसों के लिए कर रही है तो वह उसे गंदी गंदी गालियां देता है और धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। इसके साथ ही फ्रांसिस्का को पता चलता है कि उसकी एक दोस्त येलेना का पति भी उस लॉटरी में हिस्सा लेने वाला है। हालांकि फ्रांसिस्का उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन येलेना उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फ्रांसिस्का उसके पति गुस्तावो से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस कंपटीशन में हो। येलेना मेरी दोस्त है इसलिए तुम इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते। जिस पर गुस्तावो कहता है कि इस कंपटीशन में भाग लेने वाले 90% आदमी तुम्हारे पति के दोस्त ही हैं। जो सुनकर फ्रांसिस्का हैरान हो जाती
जाती है कि ये साले मेरी बजाने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस कंपटीशन में एंथनी की गर्लफ्रेंड कमीला ने भी हिस्सा लिया हुआ है, तो वह रॉबर्ट से कहती है कि हमें सभी के पैसे वापस लौटाने होंगे, क्योंकि मुझे केले खाना पसंद है, ना कि मौसम्बियां खाना। वो कहती है कि ये सब बस एक बुरे सपने की तरह था और अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। रॉबर्ट कहता है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकती, लेकिन अगर फिर भी तुम इसे खत्म करना ही चाहती हो तो तुम्हें मुझे चुनना होगा, क्योंकि उनमें से एक मेरा नाम भी है। अब फ्रांसिस्का इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो उन सब लोगों में से सबसे ज्यादा रॉबर्ट पर ही भरोसा करती थी। लेकिन इससे पहले कि रॉबर्ट उसकी पिंकी बजाता, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसकी थोड़ी देर पहले ही रॉबर्ट पिंकी मार के आया था, जिसे देखकर फ्रांसिस्का समझ जाती है कि रॉबर्ट भी बाकी आदमियों की तरह हवस का पुजारी है और वह उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जब फ्रांसिस्का अपनी कार से कहीं जा रही थी, तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसकी गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाता है। फ्रांसिस्का जब उसे देखने बाहर आती है तो वह फ्रांसिस्का से कहता है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के हाथों मरकर तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। जिसके बाद फ्रांसिस्का उसे अपने घर ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। फिर वो आदमी बताता है कि मेरा नाम माइक है और मैं इस शहर में नया हूँ। अब माइक को पहली नजर में ही फ्रांसिस्का से प्यार हो जाता है और वह उसके घर में रहने के अलग अलग बहाने ढूंढने लगता है। उधर फ्रांसिस्का भी उसके इरादे समझ जाती है कि ये मेरी पिंकी मारने की फिराक में है, लेकिन फिर भी वो इस ड्रामे को कंटिन्यू रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी माइक को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं, जहाँ पर माइक उसे बता देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम आज रात को मेरे साथ डेट पर चलोगी? पर फ्रांसिस्का उसे मना कर देती है। लेकिन जब वह घर पर होती है तो वह माइक के बारे में सोच सोचकर खुश होती रहती है। फिर एक रात फ्रांसिस्का फिर से बिल्लू भंगारी से मिलने जाती है, लेकिन तभी अचानक से माइक भी वहाँ पर आ जाता है और बिल्लू भंगारी से कहता है कि फ्रांसिस्का और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। जो बात सुनकर बिल्लू भंगारी को गुस्सा आ जाता है और वो माइक को कुत्ते की तरह पीटकर वहाँ से चला जाता है। तभी फ्रांसिस्का वहाँ पर आती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन माइक उसका पीछा नहीं छोड़ता और किसी गधे की गिण पर लगे पिस्सू की तरह उससे चिपका रहता है। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और अंदर आते ही एक दूसरे को चूसना शुरू कर देते हैं। हालांकि माइक को पता नहीं था कि कुछ दिनों बाद फ्रांसिस्का की लॉटरी निकलने वाली है और जिसका भी नाम उस लॉटरी में आएगा, फ्रांसिस्का अगले 4 सालों तक उसकी हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद रॉबर्ट फ्रांसिस्का को एक बूढ़े आदमी मुकेश कुमार मुट्ठी से मिलवाता है, जो फ्रांसिस्का से शादी करने के सपने देखता रहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फ्रांसिस्का ने तो रॉबर्ट को पहले ही चुन लिया था और वहीं माइक भी फ्रांसिस्का की बेटी का एक बाप की तरह ध्यान रखता था। लेकिन फ्रांसिस्का को डर था कि अगर माइक को उस लॉटरी के बारे में पता चल गया तो वह उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। पर तभी उसे पता चलता है कि माइक को तो लॉटरी के बारे में शुरू से ही पता था। वो फ्रांसिस्का से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उन पैसों को ठुकराना नहीं चाहिए। और तब जाकर फ्रांसिस्का को समझ आता है कि माइक सिर्फ पैसों के लिए उसके पास आया था और वो कभी उससे प्यार करता ही नहीं था। जो सब जानने के बाद फ्रांसिस्का उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रॉबर्ट के ऑफिस में छापा पड़ता है, क्योंकि किसी अनजान इंसान ने पुलिस को उस लॉटरी के बारे में बता दिया था। जिसके बाद पुलिस उसके ऑफिस की तलाशी लेती है और रॉबर्ट से कहती है कि अगर तुम्हारे खिलाफ हमें कोई भी सबूत मिला तो प्रोस्टिट्यूशन और गैर कानूनी लॉटरी के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसके बाद रॉबर्ट और बाकी के 20 लोग मिलकर पुलिस से बचने का तरीका ढूंढने लगते हैं। रॉबर्ट कहता है कि वैसे तो मैंने पुलिस को बता दिया था कि ये लॉटरी वॉटरी सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जब फ्रांसिस्का को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वह पुलिस को बता देती है कि लॉटरी तो होने वाली है और जीतने वाले को मेरी यॉट दी जाएगी, जिसको कुछ हफ्तों पहले मैंने माइक को बेचा था। और इस लॉटरी में जितने भी लोग हिस्सा ले रहे हैं वो सभी मेरे पति के दोस्त हैं और वो सब मेरी मदद करना चाहते हैं। जो बात सुनकर रॉबर्ट का भेजा हुआ वकील भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बोले हुए झूठ ने सभी ठरकियों को बचा लिया था। इसके बाद फ्रांसिस्का लॉटरी के सारे पैसों को लेकर अपनी बेटी के साथ ये देश छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है, जिससे फ्रांसिस्का की कोई बदनामी भी नहीं होती, क्योंकि सबकी नजरों में वो लॉटरी फ्रांसिस्का की नहीं बल्कि उसकी यॉट की थी। इसके साथ ही किसी को कभी ये भी पता नहीं चलता कि पुलिस को उस लॉटरी की कंप्लेन किसी और ने नहीं बल्कि फ्रांसिस्का ने की थी, क्योंकि हर कोई आदमी उसका फायदा उठाना चाहता था, जिसका बदला फ्रांसिस्का ने उन सभी लोगों से ले लिया और उनका पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।